हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर फ्रेंड आमिया अलवीरा। वेलकम बैक टू स्टेज टू एक्सीलेंस, जहां आपको बीएड से जुड़े एजुकेशनल वीडियोस मिलते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट ऑफ 1994। जेंडर सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं उसमें हम मोस्टली इक्विटी, इक्वालिटी, समाज में चाहे वो मेन हो या फिर वो वुमेन हो, किस तरह से उनको हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करते आए हैं। जेंडर एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट एक्सेट्रा जैसे टॉपिक्स को डील करते हैं। इसी वजह से जेंडर जो है एक सेंसिटिव सब्जेक्ट माना जाता है। इस सब्जेक्ट को बीएड में पढ़ाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इस समाज को सुधारने में टीचर का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एज अ टीचर आप सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को जागरूक कर सकते हो, अवेयरनेस फैला सकते हो और हमारे देश को एक नई ऊंचाई, बुलंदी पर पहुंचा सकते हो। आज के इस वक्त में 2021 में जहां कई महिलाएं हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं हमारे देश में कई जगह पर आप देखोगे कि औरत का सम्मान नहीं किया जाता है। हमारी कंट्री इतनी डेवलप होने के बाद भी बहुत सारे सोशल एविल्स मतलब कुप्रथाओं का शिकार है। तो आज के हमारे सेशन में हम ऐसे ही दो कुप्रथाएं, सोशल एविल्स जैसे कि फीमेल फिटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस सेशन को आप स्टार्ट टू एंड तक ध्यान से देखें। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आता है तो इस वीडियो को एंड में लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो के थ्रू हम समाज में सिर्फ जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर आज का हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फीमेल फिटिसाइड। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है? फीमेल फिटिसाइड को हिंदी में मैं आपको बता दूं कि इसे कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। हमारे समाज में जो फैली हुई असमानताएं हैं, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक मैन और वुमेन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसी के वजह से हमारे समाज में फीमेल फिटिसाइड जैसे सोशल एविल कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया है। फीमेल फिटिसाइड में क्या होता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फिटिसाइड वर्ड का मतलब क्या होता है। फिटिसाइड वर्ड का मतलब है जो अनबॉर्न चाइल्ड होते हैं उन्हें फीटस कहा जाता है। हम किसी भी अनबॉर्न चाइल्ड को, फीटस को उनके जन्म से पहले ही मार देते हैं थ्रू अबॉर्शन, उसे फिटिसाइड कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हम करने वाले हैं फीमेल फिटिसाइड की। फीमेल फिटिसाइड इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द सेक्स ऑफ द फीटस एंड अंडरगोइंग अबॉर्शन इफ इट इज अ गर्ल। फीमेल फिटिसाइड एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम पहले ये जांच करते हैं कि जो फीटस माँ के कोख के अंदर पल रहा है वो लड़की है या लड़का है। जब ये पता चल जाता है कि जो बच्चा होने वाला है वो लड़की है, तब उसको थ्रू अबॉर्शन मार देते हैं, उसके जन्म से पहले ही उसको मार देते हैं। उस चीज़ को फीमेल फिटिसाइड कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं। अब इसकी वजह क्या है? रीजंस ऑफ फिटिसाइड, सबसे बड़ी और पहली वजह है इलिटरेसी। इलिटरेसी मतलब निरक्षरता। निरक्षरता मतलब जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो उनको ये पता ही नहीं होता है कि एक फीमेल का क्या वैल्यू है इस सोसाइटी में। इसी वजह से फीमेल फिटिसाइड जो है उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग ट्रेडिशनल बिलीव्स जो जैसे कि उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देना रहता है मेल चाइल्ड को, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि वो मेल चाइल्ड जो है एक सोर्स ऑफ इनकम है, घर पे पैसा लाएंगे। दूसरी बात है, अगर फैमिली का नाम आगे बढ़ाना है इसीलिए उनको मेल चाइल्ड चाहिए। तो ऐसे सोशल और ट्रेडिशनल बिलीव्स की वजह से और निरक्षरता के वजह से, इलिटरेसी के वजह से जो फीमेल फिटिसाइड है उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है पॉवर्टी मतलब गरीबी। गरीबी में क्या प्रॉब्लम होती है? अगर किसी के घर में बेटी ने जन्म लिया है, डाउरी सिस्टम एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा है जिसके वजह से फीमेल फिटिसाइड को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जहाँ पर लड़कियों को अगर शादी करवानी है तो दहेज देना पड़ता है, लड़कियों का पालन पोषण कराना पड़ेगा अलग से। इसी वजह से गरीबी की खातिर लोग फीमेल फिटिसाइड करते हैं, जहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने लड़की को जन्म दिया तो उनके लिए क्या हो जाएगा, ये एक लायबिलिटी हो जाएगी, उसकी शादी करानी होगी, उसके अलग खर्चे होंगे। इसी वजह से वो लोग फीमेल फिटिसाइड को बढ़ावा देते हैं। एक और रीज़न है ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स मतलब पिछड़ी सोच। ये मानना कि अगर आपने किसी लड़की को जन्म दिया तो आपने सोसाइटी में बहुत ही बुरा काम कर लिया है। अगर आपने किसी मेल चाइल्ड को जन्म दिया है तो मतलब सोसाइटी में आपको एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा ऊंचा मिलेगा, ओहदा मिलेगा, जगह मिलेगी, अलग से नाम आपका होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि लड़का आपका नाम रोशन कर सकता है। ठीक है, फिर दूसरा होता है रिलीजियस रिचुअल्स। रिलीजियस रिचुअल्स जैसे कि लोगों को ऐसा लगता है, जो ट्रेडिशनल माइंडेड लोग होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि अगर उनका बेटा जन्म होगा तो
को जब वो मर जाएंगे तो उनकी जो अंतिम क्रिया है वो उनका बेटा ही पूरा कर सकता है, वो विधि जो है वो एक बेटा ही कर सकता है। अगर उनका बेटा नहीं होगा तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा उनके मृत्यु के बाद में। इसीलिए भी ऐसे ट्रेडिशनल सोच के वजह से भी, पिछड़ी सोच के वजह से भी लोग मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और फीमेल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते। काफ़ी सारे रिसर्च के बाद ये पाया गया कि हमारी कंट्री में, इंडिया में ईयर 1991 में ये रिकॉर्ड किया गया, एवरी 1000 मेल के मुकाबले सिर्फ 945 फीमेल्स ही है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, जिन लड़कों को आपने जन्म दिया है, इतने प्यार से पाला पोसा बड़ा किया, जब आप उनकी शादी ही नहीं करा पाओगे, क्यों? क्योंकि लड़कियां ही कम है, तो फिर वो अपनी फैमिली को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे, उनको मोक्ष कैसे मिलेगा? अल्टीमेटली जो थ्योरी है, ऑर्थोडॉक्स बिलीव है या पॉवर्टी है या फिर जो इलिटरेसी है, इन सारे चीज़ों के ऊपर उनकी ही जो कुप्रथा है वो भारी पड़ने लगी। जब हमारे देश के सरकार को ये पता चला कि इस तरह की जो कुप्रथा है उसकी वजह से हमारे समाज को काफ़ी हानि पहुंच रही है, तो उन्होंने इसको रोकने के लिए कई कानून बनाए, जैसे कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स जो उन्हें बंद करा दिया गया, अबॉर्शन को इलीगल घोषित करा दिया गया। पर फिर भी इस कुप्रथा को रोकना मुश्किल था, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं हमारे समाज में और हमारे समाज के जो अशिक्षित लोग हैं उनके दिमाग को बुरी तरह से जकड़ चुकी थी। इसी वजह से दूसरी कुप्रथा जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड का जन्म हुआ। फीमेल इन्फेंटिसाइड भी फीमेल फीटिसाइड के जैसे ही हमारे सभ्य समाज में एक काला दाग है, एक कलंक है। चलिए देखते हैं कि ये फीमेल इन्फेंटिसाइड है क्या। फीमेल इन्फेंटिसाइड इज द डेलिब्रेट किलिंग ऑफ न्यूबॉर्न फीमेल चाइल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया, फीमेल फीटिसाइड जैसे सोशल एविल को रोकने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारी लॉज बनाए, जिसके तहत डायग्नोस्टिक सेंटर्स और अबॉर्शन को इलीगल करार किया गया। इसी वजह से लोगों को बच्चों को जन्म देना पड़ता था बिना उनका सेक्स डिटर्मिनेशन किए हुए। तो ऐसे केस में कुछ लोग अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो वो उसे उसके जन्म के बाद ही तुरंत मार देते थे। फीमेल इन्फेंटिसाइड इज अ मेजर केस of concern in several nations such as China, India and Pakistan. फीमेल इन्फेंटिसाइड सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई और अन्य देशों में भी देखा जा सकता है। सिर्फ इन्फेंटिसाइड ही नहीं, फीमेल फीटिसाइड को भी आप दूसरे देशों में, दूसरे समाज में देख सकते हो। कई सारे समाज में, कई सारे जगहों में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इन्फेंटिसाइड में क्या होता है, बच्चों को वो लोग दूध में डुबाकर मार देते हैं, ठीक है, या फिर कई जगह पे आपको ये देखने को मिलेगा कि बच्चों को नमक खिलाकर मार देते हैं। कई जगह पर उनको जिंदा ही दफना देते हैं जमीन के अंदर, और कुछ जगहों पर तो बच्चियों को मिट्टी के बर्तन के अंदर डालकर दफना दिया जाता था या पानी में बहा दिया जाता था। ऐसे कई सारे घिनौने तरीकों से कुछ देशों में बच्चियों को मारने की कुछ प्रथाएं जो है वो चल रही थी। इनकी वजह क्या है, रीजंस क्या है, आखिर क्यों इन्फेंटिसाइड जो है हमारे समाज में आया? सबसे पहली वजह है गरीबी। गरीबी इसलिए क्योंकि अगर बच्चियों का जन्म हुआ है तो उनका पालन पोषण अलग से करना पड़ेगा, फिर उनकी शादियों का खर्चा अलग से करना पड़ेगा। शादी में क्या होता है, डाउरी सिस्टम है, सबसे बड़ी कुप्रथा, जिसके वजह से फीमेल फीटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि समाज में आप कई सारे लोगों को ये कहते हुए सुनोगे कि अगर आप लड़की का पालन पोषण कर रहे हो तो वो ये कहेंगे कि आप दूसरों के आंगन के फूल को पानी दे रहे हो, ठीक है। इस तरह से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं, और कुछ अबॉर्शन सेंटर्स तो यहाँ तक ये एडवर्टाइज कर देते हैं ब्लंटली कि आज आप 5,000 रुपये खर्चा कर लो अबॉर्शन में तो कल को आपका 5 लाख रुपए बच जाएगा ताकि आपको दहेज ना देना पड़े। तो ब्लंटली ये सारी चीज़ें होने लगी थी और गरीबी के मारे लोग फीमेल फीटिसाइड और इन्फेंटिसाइड चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे और करते जा रहे थे, ठीक है। दूसरी वजह है द डाउरी सिस्टम। सेम वही दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के वजह से लाखों करोड़ों में आपको अगर दहेज देना पड़े, आज के डेट में भी बहुत सारी लड़कियां, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, उनको दहेज देना पड़ता है शादी के वक्त में। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कितनी सारी हमारे देश में केसेस आते हैं डेली की दहेज उत्पीड़न की वजह से लड़कियों को मार दिया गया, जला दिया गया, या फिर माँ बाप ने लड़कियों का दहेज नहीं दे पाए, इसकी वजह से उन्होंने खुदकुशी कर ली। तो दहेज प्रथा के वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है इस चीज़ को भी बढ़ावा मिलता है। दूसरी वजह है बर्थ्स टू अनमैरिड वुमेन। हमारे समाज में जब किसी औरत की शादी नहीं होती और वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उन्हें बहुत ही गंदी और नीची नज़रों से देखा जाता है। इसी वजह से आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार ये देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उन्हें कचरों के डब्बे में या गटर या नालों में से निकाला जाता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी चीज़ जो है हमारे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है जिसके वजह से इन्फेंटिसाइड को बढ़ावा मिलता है, वो है डिफॉर्म्ड इन्फेंट्स।
जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, अगर वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, समझो उसके हाथ में कोई डिफेक्ट है, पैरों में है, फेस में है, या कोई उसका ऑर्गन्स जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, इसके वजह से ऐसे इन्फेंट्स को हम लोग डिफॉर्म्ड इन्फेंट्स जो है वो कहते हैं, जिनको हम अगर कॉमन लैंग्वेज में ईजिली बोला जाए तो हैंडीकैप बच्चा भी जिसको आप कह सकते हो। तो ऐसे बच्चों से बचने के लिए, क्योंकि अगर ये बच्चे बड़े होंगे तो इनके पीछे खर्चा भी उतना बड़ा होगा, तो लोग डरते हैं कि समाज इनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, समटाइम्स खर्चों के डर से डरते हैं, और लोग इन सारे बच्चों को क्या करते हैं, उनके जन्म के बाद ही मार देते हैं, और इस तरह से फीमेल इन्फेंटिसाइड को बढ़ावा मिलता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैटरनल इलनेस सच एज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन वो पीरियड है, वो दौर है जब एक वुमेन अपनी डिलीवरी के बाद में एक डिप्रेशनल पीरियड से गुजरती है, क्योंकि बहुत टाइम पे किसी की प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, और वो उस वक्त में उनके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इस चीज़ को ईजिली टैकल नहीं कर पाते, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ पेरेंट्स या कुछ माएँ ऐसी होती है इस डिप्रेशन में जाने अनजाने में अपने बच्चे से परेशान होकर वो उसे मार देती है। इस चीज़ को भी इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। आई होप मैं यहाँ पर क्लियर हूँ। तो इन दोनों कुप्रथाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार ने जो एक्ट बनाई थी 1994 में, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, इसको 2003 में मॉडिफाई किया गया, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एनहेंस किया गया। तो आखिर में ये एक्ट है क्या, किन सारी चीज़ों को डील करता है, देख लेते हैं। Preconception Prenatal Diagnostic Techniques Act of 1994 is an act of the Parliament of India enacted to stop female feticide and arrest the declining sex ratio in India। ये जो एक्ट है ये बनाई गई है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। इस एक्ट को बनाया गया है सो दैट जो फीमेल फिटिसाइड जैसी कुप्रथा है उसे रोका जाए, क्योंकि काफ़ी सारे रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारे देश में हर 1000 मेल्स के कंपैरिजन में सिर्फ 900 to 965 फीमेल ही है। तो सेक्स रेशियो के इस गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए ये कानून लागू किया गया। ठीक है, द एक्ट बैन प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। इस एक्ट के तहत बच्चों का उनके जन्म से पहले सेक्स डिटरमाइन करना, मतलब लिंग पहचान करना, कानूनन जुर्म है, जिसको क्राइम माना गया है। एवरी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी और जेनेटिक क्लिनिक एंगेज्ड इन काउंसलिंग और कंडक्टिंग प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको हम IVF कहते हैं, with the potential of sex selection, pre-implantation, genetic diagnosis before and after conception comes under preview of the PCPNDT Act and are banned। चाहे कोई भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर हो, लेबोरेटरी हो या फिर कोई क्लिनिक हो जो किसी भी टाइप का प्रीनेटल डायग्नोसिस कर रहा है या काउंसलिंग कर रहा है, चाहे वो IVF हो या फिर प्री इम्प्लांटेशन है आपके जेनेटिक डायग्नोसिस का, इन सारी चीज़ों को PCPNDT एक्ट के अंदर बैन किया गया है। क्लियर? इस एक्ट में कुछ और मेन प्रोविजंस जो है वो हम देखते हैं। सबसे पहला प्रोविजन है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन। ये एक्ट कंसेप्शन के पहले और कंसेप्शन के बाद में, मतलब गर्भ धारण करने से पहले और गर्भ धारण करने के बाद में जो सेक्स सिलेक्शन है, मतलब लिंग चयन है, उस चीज़ को प्रोहिबिट करता है, उस चीज़ पर रोक लगाता है, उस चीज़ को कानूनन जुर्म माना जाता है। नेक्स्ट प्रोविजन है, इट रेगुलेट्स द यूज ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स लाइक अल्ट्रासाउंड एंड अमीनोसेंटेसिस। इसमें क्या होता है, जो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है जैसे कि अल्ट्रासाउंड, थ्रू दैट जिसमें आप अपने बेबी के बारे में पता लगा सकते हो कि आपके पेट के अंदर जो बच्चा है वो सेफ है या नहीं, उसकी ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है या नहीं, उसके जो आपका ओवरी है, जो आपका मेन जहाँ पर बच्चा है वहाँ पर जो अम्यूनिटिक फ्लूइड है वो प्रॉपर है यानी, जिसकी वजह से जो आपका बच्चा है वो सेफ है यानी, इन सारे डायग्नोसिस को वो कंट्रोल करता है PCPNDT एक्ट। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसके थ्रू आप अपने बच्चे के बारे में पता लगा सकते हो, उसके हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हो, उसके ग्रोथ के बारे में पता लगा सकते हो, पर आप उनका जो लिंग है, उनका जो जेंडर है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट प्रोविजन है, नो लेबोरेटरी और क्लिनिक विल कंडक्ट एनी टेस्ट
इंक्लूडिंग अल्ट्रासोनोग्राफी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द फीटस। कोई लेबोरेटरी हो या कोई भी क्लिनिक हो, वो कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, चाहे वो अल्ट्रासोनोग्राफी जो है उस चीज़ को, और उनका उद्देश्य तो ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए कि वो जो बच्चा है उसका सेक्स डिटरमाइन करने के लिए वो ये टेस्ट कर रहे हैं। क्लियर? Next provision, no person indulged in conducting the procedure as per the law will communicate the sex of the fetus to the pregnant woman or her relatives by words, sign or any other method। जो भी व्यक्ति कोई भी टाइप का प्रीनेटल टेस्ट कंडक्ट कर रहा है एज पर द लॉ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है कि फीटस का सेक्स क्या है, ना ही जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको, ना ही उसके किसी रिलेटिव्स को। ना वो वर्ड्स के थ्रू बोल सकता है, ना वो साइन के थ्रू बोल सकता है, या फिर वो कोई और दूसरा मेथड यूज करके नहीं बता सकता है, वो बच्चे के सेक्स के बारे में डिस्क्लोज नहीं कर सकता है। दिस इज लॉफुली अ क्राइम। ठीक है। नेक्स्ट प्रोविजन है, ईच अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरी, जेनेटिक क्लिनिक एंड इमेजिंग सेंटर would have to maintain all the mandatory records on a day-to-day basis as prescribed under the law। हर एक अल्ट्रासाउंड क्लिनिक वाले को, जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर चलाने वाले को, जेनेटिक लेबोरेटरी वाले को, जेनेटिक क्लिनिक और इमेजिंग सेंटर वाले को मेंटेन करना ज़रूरी है इस कानून के तहत। क्लियर? तो ये तो थे कुछ मेन प्रोविजंस जिसको फॉलो करना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। PCPNDT जो एक्ट है ये क्यों बनाया गया है, इसका मेन पर्पस क्या है, गवर्नमेंट क्या अचीव करना चाहती है जिसके वजह से उन्होंने ये एक्ट बनाया है, इस चीज़ को हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें, द मेन ऑब्जेक्टिव of the act is to stop female feticides and arrest the declining sex ratio in India। हमारे देश के सेक्स रेशियो के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए और फीमेल फीटिसाइड हो या फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे कुप्रथाओं को रोकने के लिए ये एक्ट जो है ये बनाई गई थी। ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, द एक्ट ऑल्सो रेगुलेट्स द मिसयूज ऑफ अ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक फॉर सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस। इस एक्ट के तहत कोई भी प्रीनेटल डायग्नोसिस करके सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस जो है वो ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा होगा कि कई सारे कपल्स ऐसे होते हैं, वो ये डायग्नोसिस करते हैं ये पता लगाने के लिए कि उनके बच्चे का सेक्स क्या होगा। अगर वो एक मेल चाइल्ड रहता है तो वो अपनी प्रेगनेंसी जो है कंटिन्यू करते हैं, अगर वो एक फीमेल चाइल्ड होती है तो वो प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर देते हैं। तो ऐसे सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस को रोकने के लिए ये एक्ट बनाई गई थी। ठीक है। हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, द एक्ट मैंडेट्स कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल diagnostic laboratories, all genetic counseling centers, genetic laboratories, genetic clinics and ultrasound clinics। हमारे देश में जितने भी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ है, जितने भी जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स है, जेनेटिक लेबोरेटरीज़ है, जेनेटिक क्लिनिक्स है और अल्ट्रासाउंड क्लिनिक्स है, इस एक्ट के तहत ऐसी सारी बॉडीज़ का रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। मतलब PCPNDT जो एक्ट है इसके जो प्रोविजंस है, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बॉडी या कोई भी काउंसलिंग सेंटर जो है इस चीज़ को नहीं मानती है तो उनके साथ क्या हो सकता है, उनको क्या सज़ा हो सकती है। चलिए वन बाय वन इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला ऑफेंस है एडवर्टाइजमेंट बाय एनी पर्सन फॉर प्रीनेटल एंड प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन फैसिलिटीज़ इन एनी फॉर्म कैन बी इम्प्रिजन फॉर ईयर्स एंड फाइंड ऑल्सो। अगर कोई भी व्यक्ति ये एडवर्टाइज करता है, प्रचार करता है कि उसके सेंटर में या वो जानता है कहीं पर प्रीनेटल या प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो हो रहा है या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, तो उस व्यक्ति को जेल हो सकती है और उसे भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। क्लियर? नेक्स्ट ऑफेंस है कंडक्टिंग और हेल्पिंग इन द कंडक्ट ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक इन द अनरजिस्टर्ड यूनिट्स। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस एक्ट के तहत जितनी भी बॉडीज़ होती है, चाहे वो लेबोरेटरीज़ हो, सेंटर्स हो, काउंसलिंग सेंटर्स हो, जेनेटिक डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो, इन सब को रजिस्टर करवाना बहुत ही ज़रूरी अनिवार्य है। ठीक है। अगर कोई भी अनरजिस्टर्ड यूनिट में जाकर प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जो है वो कर रहा है तो उसको सज़ा हो सकती है, या जो कोई भी उसकी मदद कर रहा है ये चीज़ करने में उसको भी सज़ा हो सकती है। ठीक है।
नेक्स्ट ऑफेंस है कंडक्टिंग PND टेस्ट फॉर एनी पर्पस अदर देन द वन मेंशन इन द एक्ट। अब इस एक्ट में क्या कहा गया है कि आप PND मतलब प्री नेटल डायग्नोस्टिक कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब आपको ये पता लगाना है कि आपका बच्चा जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो रही है या नहीं, जब आपके गर्भ के अंदर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पता लगा सकते हो। इस एक्ट के प्रोविजंस के अलावा अगर आप कोई भी दूसरा डायग्नोसिस करने जाओगे या कोई भी आपकी मदद करेगा डायग्नोसिस करने के लिए, चाहे वो आपका सेक्स डिटरमाइन करना हो या फिर उस बच्चे को टर्मिनेट करना हो, अबॉर्शन करना हो, तो वो सब कानूनन जुर्म कहलाएगा। ठीक है। लास्ट ऑफेंस है सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, रेंटिंग एक्सेट्रा ऑफ एनी अल्ट्रासाउंड मशीन और एनी अदर इक्विपमेंट केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ द फीटस। अगर आप कोई भी टाइप का अल्ट्रासाउंड मशीन है या फिर कोई भी दूसरी मशीन है जिसके थ्रू आप किसी भी फीटस का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो, उस चीज़ को बेच रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो या भाड़े पे दे रहे हो, ये सब भी कानूनन जुर्म है। और इस एक्ट के तहत अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो अगर आप प्री नेटल डायग्नोसिस के लिए एडवर्टाइज करते हो या किसी की मदद करते हो या कोई भी ऐसी मशीन जो है वो सप्लाई करते हो, तो आप कानूनन जुर्म कर रहे हो और इसकी वजह से आपको जेल भी हो सकती है और आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसा हम सबको लोगों को जागरूक कराना है एज अ टीचर। तो इस तरह से जो प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है 1994 का, ये एक हेल्पफुल एक्ट साबित हुआ है क्योंकि इसकी मदद से दोनों सोशल एविल्स जैसे कि फीमेल फीटिसाइड और फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे चीज़ों को हम ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा हद तक सक्सेसफुल साबित हुए हैं। आई होप आपको प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट है क्या आखिर में, इसके बारे में समझ आ चुका है। अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके अपने डाउट को ज़रूर पूछिएगा, मुझे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यहीं पर आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है। अगर आपको हमारा आज का सेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक हम ये वीडियो पहुँचाएंगे, जितने ज़्यादा लोगों को हम जागरूक करा पाएंगे, हम बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो बचा पाएंगे। आई होप आप इस चीज़ को समझ सकते हो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाओगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को ज़रूर टैप करना सो दैट आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में